धन्वंतरे नमः। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो देखिए, हमने आयुर्वेद संग्रह गोविंद पारेख जी की जो आयुर्वेद संग्रह है उसमें हमने 1 से 80 तक के पेज सीरीज़ में हमने अपने 13 पृष्ठों का अध्ययन संपूर्ण कर लिया था और आज जो है वो हम 14वें पृष्ठ से अध्ययन जो है प्रारंभ करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 14वें पृष्ठ की तरफ। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होगी यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन और इन आवर टेलीग्राम चैनल। तो चलिए, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने कलीग्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 14वें पृष्ठ में हमारे पास जो है विषय आते हैं वो अपने नेत्र के जो कर्म हैं हमारे, यानी कि तर्पण, पुटपाक, सेक, अश्चोतन आदि, जो कि अपने शालाक्य तंत्र में बखूबी पढ़े होंगे। तो उनकी जो मात्राओं के संदर्भ में जो अपना डाटा है उस पर प्रश्न जो है वो बहुत अधिक बनते हैं। इनमें से एक आध क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाता है। तो चलिए, हमारे पास जो तर्पण है, सर्वप्रथम जो है हमारे पास तर्पण में आचार्य सुश्रुत बतलाते हैं तर्पण हेतु काल। तर्पण हेतु काल जो है, यदि स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति में 500 मात्रा तक हम करेंगे। स्वस्थ व्यक्ति का 500 मात्रा काल है। यदि पित्तज है तो 800, कफज है तो 600 और वातज है तो 1000 मात्रा काल तक। अब एक बेसिक सा कंसेप्ट सभी को मालूम होगा। देखिए, तर्पण यानी कि स्नेहन करना, ब्रह्मण करना, उस नेत्र का स्नेहांश बढ़ाना है हमने। तो डेफिनेटली कफ जो है, कफ में उसकी मात्रा सबसे कम रहेगी। फिर पित्त जो है, पित्त दोष है, उसमें मध्यम रहेगी। और जो वात व्याधि है उसमें सबसे अधिक रहेगी। एज पर अवर सिद्धांत कि जो तर्पण है वो वात के बिल्कुल विपरीत है, तो वात चिकित्सा में वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाएगा। सो यदि वातज व्याधि है उसमें 1000 मात्रा काल, पित्तज है उससे कम तो 800 मात्रा काल, और कफज है तो उसमें सबसे कम 600 मात्रा काल। और इन्हीं के बीच में स्वस्थ व्यक्ति के लिए आएगा जो कि है 500 मात्रा काल। ऐसा आचार्य सुश्रुत मानते हैं। फिर आचार्य वाग्भट की बात कीजिए तो आचार्य वाग्भट ने आचार्य सुश्रुत की भांति ही माना है, पर उन्होंने स्वस्थ में जैसे 500 मात्रा काल माना है तो उन्होंने जो है वो पित्तज में 800 की जगह 600, कफज में 600 की जगह 500 माना है। बाकी सारा सेम रहेगा। तो वातज व्याधि है उसमें तर्पण 1000 मात्रा तक, पित्तज है 600 मात्रा, कफज है 500 मात्रा, और स्वस्थ में भी यही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। अदरवाइज आचार्य सुश्रुत के मतानुसार ही ज़्यादातर आता है। और यदि सीधा सीधा प्रश्न आ जाए कि वातज व्याधि में तर्पण हेतु काल कितनी मात्रा तक है, तो हम आचार्य सुश्रुत मतानुसार ही करेंगे। तो उसमें हम अकॉर्डिंग टू जो दोष आएगा उसके मुताबिक 1000, 600, 800, 500 वो कर देंगे। फिर तदुपरांत हमारे पास आता है अधिष्ठान भेद से। ठीक है, नेत्र के अधिष्ठान भेद से तर्पण के क्या काल हो सकते हैं वो आएगा हमारे पास। अधिष्ठान भेद से, अधिष्ठान में सर्वप्रथम हमारे पास है यदि हमारा वर्तम है, वर्तम यानी कि आईलिड, उसमें सबसे कम रहेगा 100 मात्रा काल। फिर से यदि संधिगत आ जाता है, किसी भी प्रकार की संधि आ जाती है, अपांग या कनीनक संधि आ जाती है हमारे पास, तो संधि में 300 मात्रा काल रहेगा। फिर शुक्लगत है उसमें 500 है, फिर कृष्णगत है 700 है, फिर यदि दृष्टिगत है तो 800 है, सर्वगत है 1000 मात्रा काल है। तो अब बाहर से अंदर की तरफ आइए तो वो मात्रा बढ़ती जाएगी। और मात्रा कितनी कितनी गैप में बढ़ रही है वो याद रखिएगा। 200-200 के गैप पे बढ़ रही है। जैसे 100 से प्रारंभ होगी आईलिड यानी वर्तम में, तो यदि संधि होगी कनीनक अपांग, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है संधिगत यदि व्याधि है तो उसमें कितना काल तक तर्पण रहेगा। यदि कनीनक है, अपांग है तो उसमें 300 मात्रा आएगा। शुक्लगत है 500 है, फिर आगे आके कृष्ण आ जाता है तो 700 है, दृष्टिगत है तो 800 है, और यदि सर्वगत है तो 1000 है। ठीक है, तर्पण हेतु काल आचार्य सुश्रुत ने जो दोष भेद से बतलाया है इन जनरल, फिर अधिष्ठान भेद से तर्पण काल बतलाया है, और फिर हमारे पास आ जाता है हमारा ये दोष की जो अपना इसकी डिग्री जो है, दोष की डिग्री कह सकते हैं हम इसे। न्यून दोष, यदि कम दोष है तो 1 दिन तक करेंगे। ठीक है, यदि मध्यम दोष है तो 3 दिन तक करेंगे, और यदि प्रबल दोष है
तो हम 5 दिन तक करेंगे। 1, 3 और 5 इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, ये हो गए दोष की डिग्री के भेद से। यहाँ दोष वात पित्त कफ भेद से और स्वस्थ में क्या रहेगा। फिर हमारे पास अधिष्ठान भेद से, फिर हमारे पास दोष की डिग्री के भेद से। न्यून दोष है तो 1 दिन काफ़ी है, मध्यम दोष है तो 3 दिन है, प्रबल है तो 5 दिन काफ़ी है। ठीक है, तर्पण के पश्चात सॉरी हमारे पास है पुटपाक। ठीक है, पुटपाक में हमारे पास दोष अनुसार कितना रहेगा। यदि कफ रोग है, कफ रोग में 1 दिन, पैतिक रोग है तो 2 दिन, और वातिज रोग है तो 3 दिन, 1, 2, 3। ठीक है, अब थोड़ा डिग्री का आइडिया रखिएगा कि कहाँ मात्राएं दी हैं और कहाँ दिन में दिया है, तो ये खुद ब खुद आइडिया लग जाता है ऑप्शंस के मुताबिक देखकर भी। यदि 1 है तो कफज रहेगा, 2 है तो पित्तज है, और सबसे अधिक है तो वो 3 दिन है तो वो वातज है। कहीं कहीं 3 के साथ 5 भी दिया होता तो वहाँ कन्फ्यूजन आ जाती है, तो वहाँ हमने 3 दिन ही लिखना है। अदरवाइज एक जनरल प्रिंसिपल है, सबसे अधिक तर्पण हम वात में करेंगे, उससे कम यानी कि मध्य जो है पित्त में, और सबसे कम जो है कफ में करेंगे, क्योंकि दोषिक प्रोमिनेंसी के मुताबिक कफ में यदि तर्पण अधिक करेंगे तो वो कफ बढ़ा देगा, और यदि वात में न्यून करेंगे तो उसका इतना खास असर नहीं होगा। सो इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है हमारा नेक्स्ट कर्म, इसके कर्मानुसार। ठीक है, यदि हमने लेखन पुटपाक कराना है तो वो लेखन पुटपाक नेचुरली 1 दिन तक कराएंगे। ठीक है, क्योंकि लेखन अधिक नहीं करा सकते, उसे दृष्टि में ह्रास पड़ेगा, वो दृष्टि के लिए हानिकारक है। लेखन अधिक नहीं करा सकते, नेत्र के स्नेहांश में प्रभाव पड़ेगा, स्नेहांश में विकृति होगी, नेचुरल सी बात है। लेखन ज़्यादा करा देंगे, अति लेखन से क्या होगा ये आप सभी जानते हैं। फिर स्नेहन पुटपाक है वो 2 दिन तक रहेगा, और रोपण पुटपाक है वो 3 दिन तक रहेगा। ठीक है, स्नेहन का 2 दिन तक रहेगा, और जो रोपण है यानी कि जो हीलिंग के लिए पुटपाक है वो 3 दिन तक रहेगा। इसके याद रखने के लिए सॉरी हम ये टैक्ट याद रख सकते हैं कि स्नेहन जो वो 2 दिन तक हो जाएगा, पर हीलिंग करने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए, इसलिए रोपण पुटपाक का हम स्नेहन से अधिक करेंगे। ठीक है, मात्राएं कितनी हैं, या तो 100 मात्रा काल, 200 मात्रा काल और 300 मात्रा काल तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है शेक, सेक, या इसे कई कोई परिशेक भी कह देते हैं। ठीक है, सेक या परिशेक, जस्ट अ सेकेंड, सेक या परिशेक। और सेक और पुटपाक का रिलेशन है, पुटपाक इज इक्वल टू ट्वाइस, सॉरी सेक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पुटपाक। यहाँ लिखा भी है सेक जो है पुटपाक से दोगुना रहता है। लेखन पुटपाक हमने वहाँ पे जो है, लेखन सेक जो है वो हमने वहाँ पे 1 दिन तक किया था, 100 मात्रा काल तक किया था, यहाँ 200 मात्रा काल है। स्नेहन वहाँ 200 मात्रा काल तक था, यहाँ 400 है। रोपन यहाँ 600 है, वहाँ 300 था। सो इस प्रकार से हमारे पास रहेगा हमारा रोपन, स्नेहन और लेखन, सेक। ठीक है, सेक और पुटपाक का रिलेशन है। ठीक है, और ये आचार्य सुश्रुत मत अनुसार। फिर आचार्य शारंगधर का मत आ जाता है यहाँ पे। आचार्य शारंगधर ने लेखन का 100 बढ़ाना है हमने यहाँ, सॉरी इससे जैसे इसमें लेखन है तो वो 200 है, 200 का 300 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ इंटरचेंज हो जाएगा नीचे। ठीक है, स्नेहन का 600 हो जाएगा, रोपन का 400 हो जाएगा। ये आचार्य शारंगधर का मत है। ये जो है इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, आप खुद के अपने टेक्स्ट्स लगा सकते हैं, और इसे जो है बार बार पढ़ेंगे तो आपके मन में ये बैठ जाएगी चीज़, तो आपको याद रहेगी। ठीक है, आश्चोतन, आश्चोतन जो 3 प्रकार का है सेम, आश्चोतन जो है वो भी लेखन, स्नेहन और रोपन भेद से है। तो उसमें लेखन सबसे कम रहेगा, हमारे 7 से 8 बिंदु, स्नेहन 10 बिंदु और रोपन 12 बिंदु। आश्चोतन जो है वो बिंदुओं के फॉर्म में हम देंगे, इनकी मात्रा बिंदुओं में रहेगी, इनके यूनिट्स बिंदु में रहेंगे। आश्चोतन हम पिच्चू से देते हैं यानी कि रुई से देते हैं। ठीक है, सबसे कम लेखन रहेगा और सबसे अधिक रोपन रहेगा, ऐसा आचार्य सुश्रुत का मानना है। रीज़न बीइंग, टैक्ट मैंने आपको बताया रोपन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है हीलिंग में, सिर्फ इसीलिए। ठीक है, फिर हमारे पास शिरोवस्ती, शिरोवस्ती धारण काल तर्पण से 10 गुना रहेगा। यदि तर्पण 500, 800, 600, 1000 है तो 10 गुना शिरोवस्ती का काल, मान लीजिए 5000, 8000, 6000, 10,000 मात्रा काल। ठीक है, ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है,
शिरोवस्ती इक्वल टू 10 ब्रैकेट तर्पण, सेक इक्वल टू 2 ब्रैकेट पुटपाक। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट में मैं आपको बता भी दूंगा। और उसके पश्चात जो है हमारे पास अंजन, ठीक है। अंजन अब हमारे पास है अंजन, गुटिका अंजन व रस अंजन की मात्रा क्या है, ठीक है। गुटिका यानी कि जो वटी या टैबलेट की फॉर्म में होगा, टैबलेट जैसा होगा, जो ठोस होगा वो गुटिका होगा। और रसंजन जो थोड़ा पेस्ट की फॉर्म में होगा, थोड़ा सेमी सॉलिड होगा, वो रसंजन है। उनकी मात्राएं क्या हैं? लेखन, प्रसादन और रोपण। लेखन, प्रसादन और रोपण में जो प्रसादन है उसका हम स्नेहन से कोरिलेट कर सकते, मतलब कोरिलेट क्या, स्नेहन उसे मान सकते हैं, ठीक है। 1 हरेणुक, फिर 1.5 हरेणुक, और उसके पश्चात जो है हमारा 2 हरेणुक। 3 प्रकार से रहेगा ये लेखन, प्रसादन, रोपण। 1 हरेणुक, 1.5 हरेणुक और 2 हरेणुक, ठीक है। चूर्ण अंजन, गुटिका अंजन किसी सॉलिड फॉर्म में था, ठोस फॉर्म में था, ये वटी या गुटिका जैसा था, वर्ती जैसा था। रसंजन जो है सेमी सॉलिड फॉर्म में था, और चूर्ण अंजन जो है वो चूर्ण की फॉर्म में रहेगा, जो कि चूर्ण अंजन जो हम शलाका की सहायता से लगाएंगे। लेखन अंजन 2 शलाका मात्रा, ठीक है। प्रसादन अंजन 3 शलाका मात्रा, और रोपण जो है 4 शलाका मात्रा। आचार्य सुश्रुत ने रोपण का जो मात्रा कह लो या काल कह लो वो स्नेहन से अधिक बतलाया है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा आप। और याद रखने के लिए आप ये टैक्ट आपने दिमाग में बिठा सकते हैं कि हीलिंग टुक सम टाइम, दैट्स वाई, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है अंजन के पात्र। अंजन के पात्र में जो है रस अंजन के रस के अनुसार है। यदि मधुर रसीय अंजन है तो सुवर्ण पात्र रहेगा। मधुर रस सबसे उत्तम है तो उसके लिए सर्वोत्तम धातु रहेगी। मधुर रस है तो सुवर्ण पात्र, अम्ल रस है तो रजत पात्र रहेगा, फिर लवण रस है तो मेष का श्रृंग रहेगा, ठीक है, मेष का इसमें श्रृंग रहेगा। कटु रसीय अंजन है तो उसके लिए वैदुर्य का पात्र रहेगा। तिक्त रसीय है तो उसके लिए कांस्य का पात्र रहेगा। और यदि कषाय रसीय है तो उसके लिए ताम्र या लौह का पात्र रहेगा। तो यदि आ जाए कि कषाय रसीय अंजन के लिए कौन सा पात्र है, ताम्र, लौह, उपयुक्त में से दोनों या डी कोई भी नहीं, तो वहाँ हम अकेला ताम्र या अकेला लौह नहीं करेंगे, वहाँ हम ऑप्शन बोथ ऑफ द अबव वो करेंगे, ताकि ताम्र और लौह दोनों आ जाए, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से जो है वो 14वां पृष्ठ समाप्त हुआ। इसमें हमने तर्पण के काल आचार्य सुश्रुत मतानुसार जाने, दोष के मुताबिक, दोष की डिग्री के मुताबिक, अधिष्ठान के मुताबिक जाने, ठीक है। इसमें याद करना सॉरी आसान है। पुटपाक का हमने जाना दोषानुसार और कर्मानुसार। लेखन सबसे कम रहेगा, स्नेह मध्य रहेगा। पुटपाक अपना रोपण सबसे अधिक रहेगा, क्योंकि रोपण हीलिंग टुक सम टाइम, ठीक है। कर्मानुसार दोषानुसार पुटपाक हुआ। फिर सेक या परिषेक, उसका फॉर्मूला क्या है? सेक या परिषेक इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट स्टार्ट पुटपाक ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। फिर उसके बाद आश्चोतन बिंदु के रूप में आ गए लेखन, स्नेहन, रोपण। फिर शिरोवस्ती का 10 गुना आ गया तर्पण से, तो शिरोवस्ती इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट स्टार्ट तर्पण ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला शिरोवस्ती और परिषेक का या सेक का याद रखिएगा। ये फॉर्मूला लिख के रख लीजिएगा ताकि एक से दूसरे का आपको याद हो जाए, आपको ज़्यादा मगजमारी ना करनी पड़े इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आया हमारा चूर्ण अंजन। ये अंजन में गुटिका अंजन, रसांजन, चूर्ण अंजन तीनों है क्या क्या, डिपेंडिंग अपॉन इनकी मात्राएं हैं। हरेणु में मात्रा है, शलाका में मात्रा है। यूनिट्स याद रखने हैं, कहीं मात्रा काल बतलाया है, कहीं बिंदु ही बतलाया है, कहीं दिन ही बतलाए हैं, कहीं हरेणु बतलाया, कहीं शलाका बतलाया है। अब चूर्ण में हम शलाका से लगाएंगे, एक बार शलाका से, फिर 2 बार शलाका से, फिर इस तरह से मात्रा हो गई। फिर एक हरेणुक की मात्रा, इस प्रकार से। फिर अंजन का पात्र आ गया, तो उन्होंने लिखा होगा कि इस रस का जो अंजन है वो किस पात्र में हम डालेंगे, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। कषाय का ताम्र और लौह दोनों आएंगे, सुवर्ण का सर्वोत्तम आएगा, अम्ल का रजत है,
फिर लवण का मेष श्रृंग कटु वैदुर्य तिक्तकांत से, इस प्रकार से है। सो ये था आपका 14वां पृष्ठ। आई होप आप सभी को जो है ये समझ आया होगा, ठीक है। और आपकी कोई क्वेरी रही होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिकली इस प्रकार के प्रश्न जो है यदि स्पेसिफिक किसी आचार्य का नाम नहीं लिखा, आचार्य शारंगधर या आचार्य वाग्भट का, तो सीधा सीधा आचार्य सुश्रुत के मत अनुसार ही आप जवाब लगाइएगा, ठीक है, वो आसान रहेगा आपके लिए। तो इस प्रकार से आप याद रख लीजिएगा। आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, बार बार पढ़ेंगे तो ये याद होने वाली चीज़ें हैं। थोड़े से कंसेप्ट्स लगाएंगे तो याद होने में आसानी आ जाएगी, और वो कंसेप्ट्स बहुत कॉमन से हैं, बहुत जेन्युइन हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम यहाँ समाप्त करते हैं 14वां पृष्ठ। कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क मी ऑन माई टेलीग्राम और इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।